हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का मस्त वाला लेक्चर जो कि हमारा चल रहा है। और आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने में, क्योंकि मेरा तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और करने वाले हैं हम आज का लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 क्लास 12। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लोनिंग संवाहक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लोनिंग करने के लिए हमें किन वेक्टर्स की जरूरत होती है उसके बारे में। प्रतिकरण की उत्पत्ति, इसी की विशेषताएं हैं ये। उसके बाद एस्चेरिचिया कोलाई जो कि हमारा एक फेमस, मैंने कहा बलि का बकरा है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और क्लोनिंग स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्लोनिंग स्थल और कहाँ कहाँ होते हैं। तो शुरू करते हैं क्लोनिंग संवाहक, जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्या है ये क्लोनिंग वेक्टर? तो भाई हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या करा, हमारा वांछित जीन निकाला, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारा डीएनए का खंड निकाल लिया। इस डीएनए के खंड को हमें प्लाज्मिड से यानी कि वाहक से जोड़ना है, ताकि हम उसको वापस बैक्टीरिया में डाल के उसकी कॉपीज यानी कि उससे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा सके। लेकिन हमें ये जो वाहक है या वेक्टर है वो चूज करना पड़ेगा। भाई प्लाज्मिड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन सा वेक्टर या वाहक चाहिए, कौन सा प्लाज्मिड चाहिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से बैक्टीरिया को लें। ठीक है, तो अब हम सेकेंड स्टेप पर आए हैं, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम वेक्टर्स की पहचान करने वाले हैं, वेक्टर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं कि हमारी इस प्रक्रिया के अंदर हमें जो हमारा वांछित जीन है वो किस वेक्टर में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। अब क्लोनिंग वेक्टर नहीं दे के आपको दे दे कि वाहक के बारे में बताइए, है ना, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वाहक क्या है इनके बारे में बताइए, तो भी सेम कहानी है। और उसमें एक फेमस वाहक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एस्चेरिचिया कोलाई, बलि का बकरा। जीवाणुओं के बाहरी गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए खंड या प्लाज्मिड जीवाणुओं में स्वतः अर्थात गुणसूत्रीय डीएनए से स्वतंत्र रूप से घूर्णन करते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मिड किसको कहा था, हमने कहा था कि बैक्टीरिया में एक अपना डीएनए होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है अतिरिक्त। ठीक है, वृत्ताकार, मैंने कहा था सर्कुलर होता है गुणसूत्रीय डीएनए, इसी को हम क्या कह रहे थे, प्लाज्मिड कह रहे थे। ये डीएनए की, अच्छा एक और चीज आप सुनो कि ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होते। हम अगर इस प्लाज्मिड को यहाँ से निकाल भी लेना तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया मर जाएगा, कुछ काम है इसके, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस प्लाज्मिड को निकाल देने से बेचारे की जान निकल जाए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट तो है कुछ कामों के लिए, लेकिन असेंशियल नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है। जैसे इस डीएनए को अगर मैं निकाल दूं तो इसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि डीएनए ही गायब हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमें इसके निकलने से। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी क्या क्वालिटी होती है कि ये खुद से गुणन करता है, ये कॉपीज बनाता रहता है अपनी, इसको कुछ काम नहीं है, वेला है ये, बैठे बैठे बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं तो बोलेगा मैं अपनी कॉपी बना लेता हूँ, फोटोकॉपी निकालता रहेगा। और इसी का फायदा हम उठाने वाले हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या पावर है कि ये क्या कर सकता है, गुणन कर सकता है, कॉपीज बना सकता है। और एक बैक्टीरिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्लाज्मिड हो, प्लाज्मिड की संख्या 50 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अच्छा, एक और फैक्ट जो मैं कल की क्लास में बताना भूल गई थी, जरा इसको यहाँ पे नोट कर लो भाई। कल मेरे एक्चुअली माइंड में आया था वो, लेकिन स्किप हो गया, कि अभी तक मैंने आपसे कहा था कि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो सकते हैं, और वो कहाँ होते हैं, वो भी तो प्लाज्मिड पे ही होते हैं, कल हमने पढ़ा था। तो अब जब प्लाज्मिड की संख्या 50 से 200 कुछ भी हो, 200, 250, 1000 भी हो सकती है ना, अभी तक 100 के हिसाब से हम चल रहे हैं, मिनिमम 100 मानते हैं, तो भाई उतने ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि आरई यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जब मैंने पढ़ाया था तब मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि अभी तक हमने शायद 200
230 या ऐसा कुछ जो है, उनसे 900 प्रकार के हमने अभी तक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाहर निकाल दिए, 900 टाइप के, है ना। तो एक प्लाज्मिड में एक से ज़्यादा ER हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि प्लाज्मिड ही बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर फिर ER भी बहुत ज़्यादा। 230 है आई थिंक, 230 से 900 प्रकार के ER हम अभी तक हम ढूंढ चुके हैं। इस बात को याद रखना क्योंकि NCERT की लाइन है, पूछ सकता है इसीलिए, ठीक है। चलो, जीवाणुभोजी। अब जीवाणुभोजी क्या होते हैं, पहले भी बताया, जीवाणुभोजी, जीवाणु को भोजन के रूप में खाने वाला। लेकिन ये जीवाणुभोजी कौन होता है, वायरस, क्योंकि वायरस ही बैक्टीरिया को बीमारी कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि बैक्टीरिया तो हमें बीमारी करता है, लेकिन बैक्टीरिया का भी बाप है वायरस, वो बैक्टीरिया को भी बीमारी कर देता है। तो ये है जीवाणुभोजी, यानी कि जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज, जो कि एक वायरस है। जीवाणु कोशिका के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, अतः जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की अनेक प्रतियां मिलती है। क्या करता है ये बैक्टीरियोफेज, किसी को याद आ रही हो क्लास 11th की कहानियां, तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये हमने वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी मैंने आपको समझाई थी, ये चीज फिर से समझा देती हूँ। बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस। ये वायरस क्या करता है, अपना DNA अंदर डाल देता है, और यहाँ पे इसका DNA है और इसका प्लाज्मिड। अगर मान लो इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, ये बैक्टीरियोफेज मान लो ये प्लाज्मिड नहीं है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये वायरस इसके DNA से जुड़ जाता है। याद है आपको वायरस क्या करता है, ये वायरस इसके DNA से जुड़ जाता है, और फिर जब जब बैक्टीरिया जनन करेगा, 1 से 2 4 6 बनाएगा, तब इस वायरस के भी क्या बनते रहेंगी, कॉपीज बनती रहेगी। एक तो ये कहानी है। दूसरी, ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ के यहीं पे कॉपी बनाने लग जाता है ऐसे। तो ये यही कह रहा है कि एक से ज्यादा के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। जो इसने DNA डाला है वो कॉपी हो के बहुत सारी संख्या में हो गया। तो इस बैक्टीरियोफेज का भी हम वेक्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। प्लाज्मिड का तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिनमें प्लाज्मिड नहीं है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक ऐसे वायरस को भेज सकते हैं अंदर जो अपनी कॉपीज बना ले बैक्टीरिया में, इस तरह से। लेकिन आप बोलेंगे कि वायरस को क्यों भेजेंगे, वो तो बीमार कर देगा। तो ऐसे नहीं भेजते, चालाकी, पहले इस वायरस का वो जीन खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैला रहा है, इसको निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय मतलब मारते नहीं, निष्क्रिय मतलब मान लो कि ये वायरस का ये DNA था, है ना, इस DNA का ये वाला पार्ट जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, ये बीमारी कर रहा है हमें या इस बैक्टीरिया को, तो इसको यहाँ से कटा देंगे, हटाओ, और बचे हुए को अंदर डालेंगे ताकि बस वो अपना काम करता रहे, कॉपीज बनाता रहे, हमारा भी काम होता रहे। तो या तो प्लाज्मिड ले लो या फिर क्या ले लो, बैक्टीरियोफेज ले लो। दोनों को आप वाहक के रूप में उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और भी है, अभी पढ़ेंगे हम क्या कर सकते हैं। वाहक कौन कौन से हो सकते हैं, वाहक में हम प्लाज्मिड ले सकते हैं अगर प्लाज्मिड है तो, नहीं तो हम क्या ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, यानी कि जीवाणुभोजी ले सकते हैं। इसका यूज करेंगे, इसके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाएंगे, ठीक है। चलो, कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में केवल 1 या 2 प्रतियां पाई जाती है ना। मैंने कहा था ना, ये प्लाज्मिड एक ही नहीं होता, 1 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जबकि कुछ की प्रत्येक कोशिका में 15 से 100 प्रतियां पाई जाती है। यही मैंने लिखा, 50 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम रेंज लेकर हम चले तो भाई हम बोल सकते हैं 15 से 100 के बीच एक प्रतियां हो सकती है एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की। यह संख्या प्लाज्मिड का वाहक कॉपी नंबर कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज, IMP, कॉपी नंबर क्या होता है, पूछ सकते हैं आपको बोर्ड में, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं। कॉपी नंबर क्या होता है कि एक जीवाणु में प्लाज्मिड की जितनी कॉपीज पाई जाती है या जितनी संख्या पाई जाती है वह उस जीवाणु का कॉपी नंबर होता है। अगर 100 पाई जाएगी तो कॉपी नंबर 100 हो जाएगा, 5 पाई जाएगी कॉपी तो कॉपी नंबर 5 हो जाएगा।
कॉपी कितनी है, कॉपी नंबर, जितनी कॉपी है उसका नंबर। इजी हो गया, याद करने में कोई मेरे को नहीं लगता डिफिकल्ट वाला है। जितनी प्लाज्मिड की कॉपी वो उसका कॉपी नंबर। ठीक, आगे आ जाओ। अतः वाहक, वाहक की परिभाषा आ गई है भाई। वाहक क्या होता है, देखो मैं जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी होती है सबकी परिभाषाएं ले आती हूँ। अब यहाँ पे एक हेडिंग लगा दूं कि परिभाषा क्या होती है, तभी आपको समझ में आया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो भाई ढूंढा करो, कुछ अपने मन से भी बनाया करो परिभाषाएं, आदत होनी चाहिए। बायोलॉजी में तो परिभाषाएं बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। हम भी कोई किसी से लेके नहीं आए, कई तो हम खुद बनाते हैं बैठे बैठे कि कैसे इसको परिभाषा बनाए। तो वाहक क्या होते हैं, आपसे पूछ ले वाहक क्या है, वाहक की परिभाषा क्या है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वाहक को समझाइए, ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में प्रतिकृतिकरण करने, प्रतिकृतिकरण मतलब वही डुप्लीकेट करने, अपनी कॉपीज बनाने, रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, तथा जिनमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए को समायोजित किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वाहक। आपको इतनी बड़ी याद नहीं रहे तो इतनी याद कर लो, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि वो खुद अपनी कॉपीज बना सके, लेकिन उसकी कॉपी बनाने से हमें कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा कब है कि हम जो वांछित जीन है जो हम वहां से निकाल के लाए हैं, वो वांछित जीन उस वाहक में फिट होना चाहिए, क्योंकि हमें तो तभी फायदा होगा। उसकी कॉपी करने से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमारा वाहक जीन, हमारा जो जीन है वांछित जीन, वो उसमें जाए और उसको भी साथ साथ कॉपी करवाए, तब तो हमें फायदा। तो एक तो ये कि खुद कॉपी बनाना चाहिए, दूसरा हमारे वांछित जीन से भी मैच समायोजित होना चाहिए। समायोजित का मतलब इंक्लूड होना चाहिए, इससे ज्वाइंट हो जाना चाहिए। अच्छा, वांछित जीन को अभी मैं एक शॉर्ट टर्म ले रही हूँ, ये वांछित जीन बोलते मेरी टंग स्लिप होने लग गई है बार बार। ये वांछित जीन को अब मैं GOI बोलूंगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और अब जब हिंदी में लिखूंगी तो फिर छोटा ऐसा लिखूंगी, वांछित जीन। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है शब्द, मेरी टंग स्लिप हो जाती है कई बार बोलते बोलते, वांछित जीन। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन जो हमने वहां से निकाला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वो उसको समायोजित कर ले, प्लस उसकी प्रतिकृति भी बनाए। तो पूरी लिखनी पड़ेगी आपको परिभाषा, लेकिन कमजोर विद्यार्थी इतनी भी लिख देंगे तो चल जाएगा। एक वाहक में निम्न गुण होना आवश्यक है। कि क्यों हम इश्चेरिचिया कोलाई कोई बलि का बकरा समझते हैं, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए। लेकिन हमें क्या क्वालिटी चाहिए, हमें क्या गुण चाहिए, एक वाहक में क्या चीजें होनी चाहिए कि हम उसे वाहक के रूप में काम में ले। वाहक तो बहुत सारे है, लेकिन हम ई कोलाई को या हिंड जो ई कोलाई है या हीमोफीलिया है या PUC एक वाहक होता है, इसी को क्यों काम में लेते हैं। एक होता है PBR 322, इसको क्यों काम में ले रहे हैं, बाकी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनमें वो गुण हैं, इनकी अच्छाइयों की वजह से हम इनको काम में ले रहे हैं, इनका मन साफ है। आ जाओ, पहला क्या होनी चाहिए अच्छाई। सबसे पहले इसमें ये अच्छाई होनी चाहिए कि ये प्रतिकृति की उत्पत्ति, कि ये हम कह रहे हैं कि अपनी कॉपीज बना ले, लेकिन ये कॉपीज ऐसे नहीं बनेगी। अगर आपको याद आ रहा हो पिछला वाला लेक्चर, तो मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि हर जीन में अपनी कॉपी बनाने के लिए एक विशिष्ट स्थल होता है। अगर वो विशिष्ट स्थल नहीं होगा तो वो कॉपी नहीं बना सकता। एक सीक्वेंस होता है, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल, या इसका शॉर्ट फॉर्म है ओराई। ओराई कैसे हुआ, ये ओरिजिन से बना है ओराई। ओराई स्थल बोलते हैं इनको। ये ओराई स्थल होने चाहिए। अगर वो ओराई स्थल नहीं है तो वो कॉपी नहीं बना पाएगा। तो पहला हम जो वाहक चुनना चाहते हैं, वेक्टर चुनना चाहते हैं हम, उसमें ओराई स्थल होने चाहिए। किसी प्लाज्मिड या वाहक का वह स्थान जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होता है, स्टार्ट होती है, प्रतिकृतिकरण उत्पत्ति स्थल या ओरी भी कहते हैं भाई, मैं ओराई कहती हूँ,
अगर गलत बोलती हूँ तो ठीक है, क्योंकि औराई भी है ये, कई लोग इसको औराई भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी और ही लिखती है तो मैंने और ही लिखा है, ठीक है, कहते हैं। चलो, और स्थल, अगर किसी वी जातीय का मतलब जो उसका खुद का नहीं है, दूसरे का है, क्योंकि हम जो जीन ला रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट ला रहे हैं, GOI वांछित जीन, क्या वो प्लाज्मिड का जीन है? नहीं, वो तो दूसरे का है। तो प्लाज्मिड के लिए तो वो वी जातीय हो गया ना, किसी और का जीन है। अगर किसी वी जातीय डीएनए को इस अनुक्रम के साथ जोड़ दिया जाए तो वह पोषक कोशिका मतलब होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल क्या होती है? ये बेटा शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग शब्दों से बोला हुआ है। हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमें प्लाज्मिड से जोड़ना है, प्लाज्मिड या जो भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उससे जोड़ना है। फिर इस वेक्टर को कहाँ डालना पड़ेगा? इस वेक्टर को कॉपी बना ले, ये ऐसे हवा में कॉपी तो बनाएगा नहीं, इसके लिए हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा? इसको बैक्टीरिया की सेल में डालना पड़ेगा, इस जगह पे। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल है जो इसको रेप्लिकेशन में मदद करेगी, उसको हम पोषक कोशिका कह रहे हैं, ठीक, पोषक कोशिका। क्योंकि भाई ये इसका पोषक कर रही है, इसका होस्ट सेल। होस्ट कौन होता है? कभी आप मूवीज वगैरह में सुनते हो ये पार्टी के होस्ट है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वो उसका होस्ट होता है। अब ये इसका रेप्लिकेशन करा रहा है, इसकी कॉपीज बनवा रहा है, तो ये इसकी होस्ट सेल हो गई ना। तो ये ऐसे वर्ड बार बार आते हैं अलग अलग नामों से, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। होस्ट सेल के अंदर प्रतिकृतिकरण मतलब कि रेप्लिकेशन कर सकता है। अगर ये और ही स्थल नहीं होंगे इसके पास, ये जो विशिष्ट स्थल है ये इस प्लाज्मिड के पास नहीं हो, तो ये कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक। तो पहली शर्त ये होनी चाहिए। इसी प्रकार एक प्लाज्मिड PBr332, ये क्या है? एक प्लाज्मिड का नाम है, ठीक है। आपको 2-3 प्लाज्मिड्स के नेम भी याद करने हैं, जिसमें पहला कौन सा है? PBr332। एक और है PUC, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। एक और है जो ई कोलाई के अंदर मिलता है, ये ई कोलाई के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, बलि का बकरा। चलो देखते हैं PBr332 कैसा दिखता है। पहले उसकी ये दो, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। PBr332 का फोटोग्राफ है। कई बच्चों का सवाल, मैम क्या ये याद करना है? 200% याद करना है इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पूछना उसको। वो सिर्फ ये बोलेगा PBr332 की संरचना को बताइए या चित्र बनाइए, कुछ नहीं। तो ये रहा PBr, कितना सुंदर है, कलरफुल, बोर्ड पे रंग भर दिए इसने। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर किससे मिला है? मैंने अभी जस्ट बोला, ये ई कोलाई से ही मिलता है PBr332 में। प्रतिबंधित स्थल, अब ये क्या है? अभी हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले इसकी शक्ल देख लो। तो इसमें देखो ये रहा इसका ओराई स्थल, ओरी स्थल जो है ये नहीं होगा तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। दूसरी शर्त जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले उसको पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ आते हैं। पहले आपको बस एक फोटो दिखाना था। चलो, वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए इसमें। सेलेक्टिबल मार्कर क्या होते हैं? सेलेक्टिबल मार्कर कि भाई आप तो अपना काम किए जा रहे हो, ऐसे जीन निकाल लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे, है ना, सब आपके हिसाब से थोड़ी चल रहा है। प्रकृति का अपना अलग खेल है। मान लो आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, प्लाज्मिड में जोड़ दिया, जोड़ोगे कैसे? है ना, दोनों को मिला दोगे, और लाइगेज एंजाइम आपको बताया था ना, लाइगेज जोड़ता है। आपने जोड़ दिया, अंदर ही अंदर दोनों को मिला। अब वो अंदर मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं आपको क्या पता? वो जुड़े भी थे या नहीं, कि आपको बेवकूफ बना रहे थे? आप अंदर जाग के दोनों मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं देख सकते। तो आपको कुछ पहचान चाहिएगी कि आप, जैसे ऐसा है कि मान लो मैंने 100 जीन लिए इधर और 100 प्लाज्मिड लिए, दोनों को मिक्स कर दिया,
अब 100 के 100 प्लाज्मिड और जीन आपस में फ्रेंडशिप कर लें, जुड़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता चला उसमें से 50 में ही जुड़ने का प्रोसेस हुआ, बाकी की आपस में बनी ही नहीं। तो अब 50 जुड़े हैं, कौन से जुड़े हैं, कौन से नहीं जुड़े हैं, ये कैसे पता करोगे? तो वो पता करने के लिए हमें ये वर्णक योग्य चिन्ह या सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत होती है, मार्क करने की जरूरत है उनको कि हमारे ये जीन जो है वो जुड़े हुए हैं, ये नहीं जुड़े हुए, और जो नहीं जुड़े हुए उनको बाहर फेंकते हैं। अब जिनमें जुड़ जाता है, मतलब ये हमारा प्लाज्मिड, देखो मैं प्लाज्मिड बोलती हूँ, मतलब मेरा मतलब वही है वेक्टर से, और ये हमारा वांछित जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये वेक्टर, और एक ये अकेला प्लाज्मिड, इसने जोड़ा ही नहीं, हमारे वांछित डीएनए को छोड़ दिया। तो जिसमें हमारा वांछित जीन होता है उसको हम कहते हैं रूपांतरित वाहक या रूपांतरित प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रूपांतरण हो गया, हमने हमारी चीज इसमें जोड़ दी। और ये होते हैं अरूपांतरित। चिंता मत करो, इंग्लिश में बता रही हूं। इनको बोलते हैं ट्रांसमोटेड, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ये, और ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये ए ट्रांसफर या नॉन ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। अभी नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, चिंता मत करो। किसी वाहक में ओराई के अतिरिक्त या औरी के अतिरिक्त एक वर्ण या चयन, भाई वर्ण और चयन एक ही चीज है, चयन मतलब सेलेक्ट, वर्ण मतलब सेलेक्ट, चिन्हक भी आवश्यक होते हैं, ठीक है, ये भी होना आवश्यक है। चिन्हक की तरह पहचान बताने वाले यह स्थल अरूपांतरित, वही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। जो नॉन ट्रांसफॉरेंट अभी समझाया था ना, जिसमें हमारा जीन नहीं जुड़ा है, उनको हम कह रहे हैं अरूपांतरित। जीवाणु की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने में मदद करते हैं तथा चयनित रूप से रूपांतरित कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं। और जो रूपांतरित हो गए हैं उनको आगे के प्रोसेस में वृद्धि करने में हेल्प करेंगे। अरूपांतरित को निकाल देंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया कि इसमें हमारा जीन जुड़ा है, इसमें नहीं जुड़ा। लेकिन करेंगे कैसे मैडम? रूपांतरण, ये परिभाषा आ गई है जो मैंने वहां पे 2-3 बकवास की उसकी। यह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का एक खंड जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। जिन्होंने इस खंड को ग्रहण कर लिया, जिन प्लाज्मिड ने हमारा जीन ले लिया, ग्रहण कर लिया, उसको तो हम कह रहे हैं रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट। और जो ऐसा नहीं कर पाए, यानी कि जो खाली प्लाज्मिड है, खोखे हैं, खाली हमारे मतलब का जीन उसमें है ही नहीं, उसको हम कहेंगे अरूपांतरित यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये वो परिभाषा हो गई। करेंगे कैसे तो वो देख लो। पहले हम बात कर लेते हैं इस्चेरिचिया कोलाई की, है ना, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर सब में अलग अलग होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इस्चेरिचिया कोलाई यानी कि PBR 332 का, ठीक है, PBR 332 का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। दूसरा भी ये PUC, उसको भी बात करेंगे, पहले इसके कर लेते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपको पूछ ले कि एक वाहक या वेक्टर का वर्णन करो, तो आप किसका वर्णन करोगे? ये रहा, इसका वर्णन करोगे, लेकिन उससे पहले वो ओराई स्थल और वो भी बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि इस्चेरिचिया कोलाई में ओराई स्थल होते हैं जो ये करते हैं, इनमें एक वर्णात्मक चिन्ह मार्कर होते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस्चेरिचिया कोलाई के PBR 332 की बात करें, इसमें ओराई तो है ही, लेकिन सिलेक्शन के लिए इसमें पास क्या है वो देख लेते हैं। जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरोम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केमाइसिन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले जीन को महत्वपूर्ण वर्ण योग्य चिन्हक माना जाता है। ये सब क्या है? ये जो अभी खतरनाक वाले नाम आए हैं, वैसे मैंने ये नाम लिए हुए हैं पहले भी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब। ये सब एंटीबायोटिक्स है, मतलब दवाइयां हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हर दवाई हर बैक्टीरिया को नहीं मारती। क्यों नहीं मारती? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में
इन दवाइयों के लिए रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता होती है कि वो दवाई इनके ऊपर गिर भी जाएगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऐसे जीन्स हैं जो इन दवाइयों से लड़ सकते हैं। ऐसे ही PBR 332 में एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्रतिरोधकता पाई जाती है। पढ़ते हैं आगे कि मान लो ये बैक्टीरिया, इसको और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में दो ऐसे जीन हैं, एक टेट्रासाइक्लिन का जीन है और एक एम्पिसिलिन का जीन है। तो अगर मैं इस बैक्टीरिया को ये दो दवाइयाँ दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रतिरोधक जीन है उस दवाई को काटने के लिए, खत्म करने के लिए। और मान लो मैं इसको कैमाइसिन दे दूं या कैनामाइसिन दे दूं, ठीक है, कैनामाइसिन दे दूं, लेकिन कैमामाइसिन का तो जीन इसके पास है ही नहीं है ना, तो ये मर जाएगा। ठीक समझे कि जीन कौन सा है कौन सा नहीं है, उसका यूज हम कर रहे हैं किस बैनर में, सिलेक्शन करने के लिए। लेकिन कैसे, धीरे धीरे सब पे आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही मार धार करके अभी समझाते हैं आपको। सामान्य ई कोलाई जीवाणु में इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। ठीक है, कौन कौन सी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अभी हम देखेंगे। अभी आप बोलोगे मैम आपने बोला कि PBR 332 में इन दोनों की प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, ऐसा नहीं है। मैंने बोला एस्चेरिचा की बहुत सारी वैरायटी है, उनमें जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, ई कोलाई में कोई भी नहीं है, तो फिर इसमें कौन से जीन है, किसके प्रति ये संवेदनशील है, वो हम देखेंगे अभी। ई कोलाई के प्लाज्मिड PBR 332 और PBR 327 में ऐसे दो चिन्हक या सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं। इनमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधक कोडिंग करने वाले जीन पाए जाते हैं। ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये क्या है, प्रतिरोधक है। मतलब इनको एम्पिसिलिन दोगे, इन दोनों को, सबको नहीं, सारे ई कोलाई के प्लाज्मिड को नहीं। PBR 332 और PBR 327 इनमें इन दोनों के एंटीबायोटिक्स है, एक तो टेट्रासाइक्लिन का और एक एम्पिसिलिन का। मतलब इन दोनों दवाइयां डालने से इनको कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये जीन निकाल दूं इनका तो असर होने लग जाएगा, क्योंकि ये जीन की वजह से जिंदा है। अब उस फोटो को देखो, ये देखो, ये है PBR 332। इसमें देखो यहाँ पे है एक बाम, ये क्या है, ये बाम SAL-PSTP, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। मैंने कहा था ना, एक प्लाज्मिड में एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो सकते हैं। ये सब रेस्ट्रिक्शन, ये बाम हमने पढ़ा था जब मैंने आपको लिस्ट बताई थी, बाम H1 बोला था इंपॉर्टेंट है। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ऐसे इधर भी है इसके पास, ये भी, ये भी, ये भी, ये इसके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, एक से ज्यादा है इसमें। और वो जो हम कह रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला जीन, वो ये रहा पिंक कलर का, यहाँ पे लिखा है AMP। AMP का मतलब एम्पिसिलिन और TAT का मतलब टेट्रासाइक्लिन। तो दो जीन्स है इसके पास, एम्पिसिलिन से भी बचा के रखता है ये इसको, और ये टेट्रासाइक्लिन वाला टेट्रासाइक्लिन से बचा के रखता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन डाल दूं तो इस प्लाज्मिड को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपको पूरा के पूरा फोटो याद रखना है, एग्जैक्टली फुल टू फुल, क्योंकि एक ही फोटो दे रखा है NCERT में और इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा। चलो, इतनी बात खत्म हो गई। अब बात आगे पहुंचाते हैं क्लोनिंग स्थल की। क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं? अभी आप बोल रहे होंगे कि मैम आपने बताया नहीं सेलेक्ट कैसे करेंगे, बता रही हूँ मैं, चिंता मत करो, आगे आ रहा है। पहले हम क्लोनिंग स्थल की बात कर लेते हैं। क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं? ऐसे स्थल जहां से हम प्लाज्मिड को काट सकते हैं, वही जिसके लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, वो सारे स्थल क्या होते हैं? क्लोनिंग स्थल होते हैं। जैसे हमने देखा इसके पास कितने सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को काटने के लिए जगह हैं।
मतलब आप बाम भी यूज कर सकते हो इसको काटने के लिए, हिंड भी यूज कर सकते हो उसको काटने के लिए, है ना, कि इसको मैं बाम से भी काट सकती हूँ, रिस्ट्रिक्शन क्योंकि ये बाम यहाँ पे आके काटेगा। इसको मैं हिंड से भी काट सकती हूँ, इसको मैं पीएसटी से भी काट सकती हूँ, मैं इसको पीयू से भी काट सकती हूँ। तो इसमें एक से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जहां पे मैं इसको काट के अपना वाला जीन इससे जोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो उसी को जितनी साइट इसमें होती है उसी को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट। ऐसी जगह जहां से प्लाज्मिड को काटकर वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है वो होती है क्लोनिंग साइट्स। और इसी का दूसरा नाम क्या है क्लोनिंग साइट्स का, वो भी आपको याद रखना है। इसी का दूसरा नाम है RE साइट्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट्स, क्योंकि इसी जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटेगा आके, बाम पे, हिंड पे, है ना, वहीं पे आके काटेगा, इसलिए दोनों नाम इसी के हैं। वी जातीय डीएनए या लक्ष्य, वी जातीय समझ गए ना, वही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। लक्ष्य डीएनए को वाहक के डीएनए में जोड़ने के लिए वाहक के डीएनए में सामान्य रूप से उपलब्ध रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कुछ या एक पहचान स्थल होना चाहिए। ये भी क्या है, ये नंबर 3, 2 पढ़ी हमने, ये नंबर 3 वाली क्या है, नंबर 3 वाली गुण है। पहला गुण ओराई स्थल होने चाहिए, दूसरा गुण सेलेक्टिव मार्कर होने चाहिए, जिसको डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, वहां पे उतना ही लिखना था, और तीसरा उसमें क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स क्या, जहां पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आके काट सके। ठीक है, यही ये बोल रहा है कि कुछ या एक पहचान स्थल होने चाहिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक विशिष्ट स्थल पर आके ही काटता है, पहचान करता है उसकी, फिर काटता है, ऐसे नहीं कोई भी काट ले, तो वहां पे वो स्थल होने चाहिए, उसी को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट। उदाहरण के लिए वी जातीय डीएनए को वाहक पीबीआर के टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में बाम H1 स्थल से जोड़ा जा सकता है। अगर हम PBR 332 काम में लें वाहक के रूप में, तो हमने देखा कि PBR 332 में यहाँ पे बाम का जो साइट है वो थी, और बाम H1, ठीक है, बाम H1 की साइट थी, और इधर साल था, और वो किस एरिया में था ये भी याद रखना, वो किस एरिया में था, वो टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में है, TT लिखा हुआ था, मतलब उस एरिया के अंदर है। तो ये क्या करता है, हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेते हैं, कौन सा, बाम H1, वो कहाँ जाके काटेगा, इसके बाम H1 पे ही काटेगा। ये बाम H1 यही बता रहा है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेकर आओगे और इस पे काटोगे तो वो यहाँ पे आके काटेगा। तो अगर ये काटेगा तो कौन सा हिस्सा कट जाएगा इसका, टेट्रासाइक्लिन कट जाएगा, और अगर टेट्रासाइक्लिन कट गया तो फिर इसको बचाएगा कौन टेट्रासाइक्लिन से। यही चालाकी हम करने वाले हैं इसको सेलेक्ट करने में। ठीक है, इसके जुड़ने से बने पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर हम हमारा जीन इसमें जोड़ना चाहते हैं तो हमें बाम यूज करना है, और बाम यूज करने के वजह से इसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन वहां से हट जाता है, और टेट्रासाइक्लिन का जीन हट गया मतलब ये पहले जो इसको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा था अब वो नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन समाप्त हो गया है, यहाँ से हट गया है। ठीक है, अब अगर हमें सेलेक्ट करना है, वही सेलेक्टिव मार्कर, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो जीन है वो यहाँ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, उसके लिए हम इस टेट्रासाइक्लिन को हथियार बनाएंगे। इन्हें ऐसे माध्यम से संबंधित नहीं किया जा सकता जिसमें टेट्रासाइक्लिन हो, मतलब अब आप इस प्लाज्मिड को या बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन में डाल नहीं सकते, क्योंकि डालते ही ये प्लाज्मिड मर जाएगा। लेकिन रूपांतरित जीवाणु को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में संवर्धित करने पर इनको नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि अपुनयोजित से अलग किया जा सकता है। एम्पिसिलिन अभी भी इसके पास है, 2 है ना, हमने देखे, इधर एम्पिसिलिन है, इधर टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन तो गया, एम्पिसिलिन बचा हुआ है,
तो एम्पीसिलिन डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये मर जाएगा। रिकॉम्बिनेंट ऐसे माध्यम में तो वृद्धि करते हैं जिसमें एम्पीसिलिन हो। एम्पीसिलिन वाले माध्यम में तो वृद्धि कर लेंगे क्योंकि एम्पीसिलिन का जीन अभी भी इनके पास है, लेकिन अपुनर्योजित यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट एम्पीसिलिन व टेट्रासाइक्लिन दोनों युक्त माध्यम में भी संवर्धित किए जा सकते हैं। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कहानी बोल रहा है मैं समझा रही हूं। हमने हमारा वांछित जीन लिया, ये क्या है, GOI, इसको हमें किसी प्लाज्मिड में डालना है, तो हमने एक प्लाज्मिड सेलेक्ट किया PBr332, हमारा वांछित जीन लिया और प्लाज्मिड लिया। ये प्लाज्मिड में दो स्थल है, एक तो है एम्पीसिलिन वाला EAMP वाला जो एम्पीसिलिन से इसको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है, एक है टेट्रासाइक्लिन वाला। तो टेट्रासाइक्लिन को मैं येलो बना देती हूँ, ये है टेट्रासाइक्लिन TETR। टेट्रासाइक्लिन पे ही हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पहचानने वाला एक स्थल बना हुआ है जिसका नाम अभी हमने देखा बाम, ये बाम H1। अब मुझे मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, वांछित जीन, इसमें ऐड करना है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद है कि जिस एंजाइम से हम हमारा वांछित जीन काटते हैं उसी एंजाइम से हमें प्लाज्मिड को भी काटना है, क्योंकि हमें स्टिकी एंड्स बनाने हैं जोड़ने के लिए, ब्लंट एंड्स नहीं बनाने। तो स्टिकी एंड्स यहाँ पे मैंने बाम H1 से काटा था, तो यहाँ पे भी बाम H1 से काटना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने बाम H1 यूज किया तो क्या हो गया है भाई, इसके साथ प्रॉब्लम, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इसके पास एम्पीसिलिन तो रह गया AMP, लेकिन जैसे ही बाम H1 आया तो उसने ये हिस्सा काट दिया। अब ये हिस्सा काट के हमारा वांछित जीन इसमें जोड़ दिया, ये हिस्सा टैट कट गया और हमारा वांछित जीन आकर जुड़ गया। येलो है ना, येलो, ये हमारा GOI आकर जुड़ गया, टैट हट गया यहाँ से। टैट क्या था, टेट्रासाइक्लिन से करवा रहा था, बचा रहा था, एम्पीसिलिन से बचा रहा था। अब ये एम्पीसिलिन से तो बच जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से ये नहीं बच पाएगा। इतनी स्टोरी समझ में आ गई। अब अगली स्लाइड। अब हमने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि मैंने 100 वांछित जीन लिए थे, 100, और 100 प्लाज्मिड लिए थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जरूरी नहीं है कि 100 से 100 ही जुड़े, है ना, हमने तो मिक्सचर कर दिया। अब किसमें हमारा वांछित जीन जुड़ा है, किसमें नहीं जुड़ा, ये पता लगाना है हमें, तो हम इस टेट्रासाइक्लिन की मदद लेंगे। देखो, एक ये है प्लाज्मिड, 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है इसमें। पहली क्या कि प्लाज्मिड जो है वो काटने के बाद भी अपने आप से वापस जुड़ जाए, मतलब खाली, ये सिर्फ प्लाज्मिड है और कुछ भी नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसमें कि प्लाज्मिड है और उसमें हमारा वांछित जीन कैसा है, येलो बनाया ना मैंने, येलो है, ये जुड़ गया, GOI। ठीक, 2 कंडीशन ही लेके चल रहे हैं हम, तीसरी नहीं बता रही मैं, 3 कंडीशन बन सकती है, 2 लेके चलते हैं। एक तो ये जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ा ही नहीं, दूसरा ये जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ गया है। अब इस घोल के अंदर, ये जो घोल था 100 का, इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा चाहिए, ये चाहिए। इसको हम क्या कह रहे हैं, रूपांतरित कह रहे हैं। पिछले वाले बोर्ड पे पढ़ के आए हैं रूपांतरित जीन, क्योंकि इसका रूपांतरण हो गया है, और ये अरूपांतरित है, ये इस पे कोई असर नहीं हुआ। अब अगर ये रूपांतरित है, इस पे मेरा वांछित जीन जुड़ चुका है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ क्या बचा है, AMP बचा है यहाँ पे। और अगर ये अरूपांतरित है तो इसके पास दोनों है, AMP भी है और इसके पास
टेट भी है, क्योंकि हमारा वांछित जीन ने तो टेट को हटाया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हटा के हमारा जोड़ा था, तो टेट तो इसी ने हटाया। तो हमारा अगर रूपांतरित वाला होगा तो उसमें टेट नहीं होगा, और अरूपांतरित होगा तो उसमें टेट होगा। अब हमें क्या करना है, इस घोल के अंदर एम्पीसिलिन डालना है। एम्पीसिलिन डाला, क्या होगा, ये भी बच जाएगा एम्पीसिलिन से, ये भी बच जाएगा, क्योंकि दोनों के पास जीन है, तो हमारा काम तो हुआ ही नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को, दूसरी ट्रिक, टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। अब क्या केस है, ये टेट्रासाइक्लिन दवाई डाली, ये तो जिंदा रहेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, और ये मर जाएगा। लेकिन अगर आप इसी में टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे तो आपका तो जीन खत्म हो जाएगा, आपने जो जोड़ा जोड़ी की ये नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसे ही नहीं डाल देते, हम क्या करते हैं, इसकी एक रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। रेप्लिका प्लेट क्या होती है, ये रेप्लिका प्लेट कुछ नहीं, समझो एक कपड़ा लो, ये आपकी कॉलोनी बनी हुई है ना, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, गुच्छे बन गए बैक्टीरिया के, इस कपड़े को इस पे डाल दो। कपड़े पे जहां जहां आप डालोगे तो इस साइड आपका रूपांतरित जीन कपड़े पे चिपक जाएगा, मतलब प्लाज्मिड चिपक जाएगा बैक्टीरिया की सेल, इस साइड आपका ये वाला जीन चिपक जाएगा। ऐसे के ऐसे कपड़े को उठा के यहाँ पे ले आओ, ये कपड़े को यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे हमारा 2 नंबर है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर है, ठीक है। ये हमको पता है कपड़े पे कि इस साइड हमारा रूपांतरित, मतलब हमें अभी नहीं पता, आपको पता है, ठीक है। तो हमें तो पहचानना है कि हमारा रूपांतरित जीन है कहाँ, इधर वाली कॉलोनी में है या इधर वाली कॉलोनी में। तो मैं इस पर टेट्रासाइक्लिन डालूंगी। टेट्रासाइक्लिन डालूंगी तो क्या होगा, ये तो जिंदा रहेगा, इसकी तो कॉलोनियाँ बढ़ जाएगी, ये अच्छे से बढ़िया से वृद्धि कर रहा है, 1000 2000 संख्या में हो गए, इधर वाले सारे मर जाएंगे। जो मरे हैं वो हमारे काम के हैं, इसीलिए हमने वहां टेट्रासाइक्लिन नहीं डाला, पहले इसकी कॉपी बनाई। वहां डाल देंगे तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, अभी तक जो मेहनत करके आया सबको मार दिया, ठीक है। तो हमें इसकी फोटोकॉपी से ये पता चल गया कि इस जगह पे 2 नंबर पे जो जीन है वो हमारे काम का है, ठीक है। तो हम इतना वाला पोर्शन अलग करके हमारे जीन्स को निकाल लेंगे, ठीक। रूपांतरित जीन्स को यहाँ से निकालेंगे भाई, वहाँ से तो खाली है, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ से निकालना पड़ेगा। वहाँ तो सिर्फ रेप्लिकेशन किया था हमने, क्या करेंगे हम, यहाँ से हमारे जो रूपांतरित जीन है उनको निकाल लेंगे, तो हमें पहचान हो जाएगी कि हमारा काम हो रहा है भाई। समझ में आ गई, इसको कहते हैं सेलेक्टिव मार्कर। तो ये सेलेक्टिव मार्कर हर प्लाज्मिड में अलग अलग होते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ठीक है। अभी सिर्फ सेलेक्टिव मार्कर की बात हुई, लेकिन आपने देखा इसकी एक कमी है। क्या कमी है इसकी, कि प्रोसेस बहुत लंबा है, लंबा है ना प्रोसेस। पहले आप ये बनाओ, फिर इसकी कॉपी बनाओ, और फिर काम होगा। तो इसको सुलझाने के लिए हमने एक उपाय किया है। अब ये उपाय क्या है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका उपाय पढ़ेंगे। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद वही मुझे उपाय बताना है कि और कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी कॉलोनी को। तो उसके लिए ज़रूर से कल सबको देखना है, क्योंकि ये आधी कड़ी वहाँ पे आएगी, और फिर कड़ी मतलब खाने की कड़ी नहीं, कनेक्टिव लिंक वहाँ आएगा, और फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद कल की क्लास ज़रूर अटेंड करें।